नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की पॉलिटी की क्लास में, जहां पर हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं अपना भारतीय राज्य व्यवस्था का कोर्स। तो जो भी लोग किसी भी पेपर में बैठने वाले हैं जहां पर जीएस पूछा जाता है, और अगर जीएस पूछा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटी भी पूछी जाएगी। तो अगर पॉलिटी पूछी जाती है तो इस क्लास से आप लोग हमेशा जुड़े रहेंगे जब तक ये क्लास यहाँ पर चल रही है। क्लियर है? तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ आज के टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है, इसको मैं जितनी बार इसमें वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट जो भी लगाना है लगाऊं तो उतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टॉपिक क्या है दोस्त, वो है फंडामेंटल राइट्स का, या फिर हमारा जो मूल अधिकार होता है, या फिर इसी को मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है? तो मौलिक मूल सब एक ही चीज है। और इसका आज पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम लोग इसकी पृष्ठभूमि, इतिहास, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा, और उसके बाद बढ़िया तरीके से आगे चलेंगे। और सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर? चलिए, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, राम राम, सब कुछ हो गया। चलो, तो अब सबसे पहली बात आती है कि गुरुजी, मूल अधिकार है क्या? क्लियर? मूल अधिकार, तो देखो, सबसे पहले यही समझना जरूरी है। अब ये नहीं है कि मूल अधिकार पढ़ना है तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, आओ अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं। नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। क्लियर? पढ़ाई करनी है जो हमेशा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, आपको चीज समझ में आए बिल्कुल आसानी से, कि जब आप पेपर देने बैठो तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो फिर एग्जामिनर कितना भी डीप जाके प्रश्न पूछे, आपको ये ना सोचना रहे कि हाय राम आप कहां से करें। क्लियर? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को। क्लियर दोस्त? चलो बढ़िया। तो आगे, अब देखो, तो सबसे पहले बात करेंगे अधिकार के बारे में। अधिकार क्या होता है आपका? तो अधिकार, जैसे अब आप लोग अपने घर पे हैं। क्लियर? अब आप अपने घर पे हैं तो आपसे बड़े लोग भी हैं घर में। ठीक है? अगर एक घर है, इस घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बड़े लोग भी हैं और आपसे छोटे लोग भी हैं। क्लियर? तो अधिकार क्या है यहां से समझिएगा। ठीक है? अब घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए आपके माता पिता हैं, है ना? कौन है? माता पिता हैं। ठीक? अब इनसे भी बड़े कौन है? दादा दादी हैं, ये भी हैं घर में। क्लियर है? ठीक है? यहां पर इस स्टेज पर आप हो। ठीक है? इस स्टेज पर आप हो। अब आपसे छोटे भी कुछ हैं, है ना? भतीजा हो गया आपका। क्लियर? भतीजा भतीजी हो गए, भांजा हो गया, ठीक है, या फिर छोटा भाई हो गया। ये सारे लोग आपसे क्या हुए? छोटे हुए। छोटी बहन हो गई, तो ये सब क्या है? आपसे छोटे हैं। तब ये 3 स्टेज में है। क्लियर? अब यहाँ पर अधिकारों को समझने का सबसे आसान ये है। ठीक है? राधे राधे अनन्या जी। ठीक है? तो ये क्या हुआ? अब यहाँ पर अधिकार कैसे समझेंगे? आपका अधिकार कितना है और कहां कहां है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और जब संविधान पर भी आप आएंगे तो आपका कितना अधिकार है और कहां कहां है, आपके अधिकारों को कौन रोक सकता है, ये सब चीज जानना जरूरी हो जाता है। क्लियर? तो यहां जैसे आप समझेंगे, तो आपके माता पिता हैं, दादा दादी। अब आप इनसे कैसे, आप इनसे ये नहीं बोल सकते ना कि पिताजी जरा एक गिलास पानी ले आना, है ना? या फिर दादी जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अधिकार आपको नहीं है। वो अधिकार आपका क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है। क्लियर? क्या है? प्रतिबंधित है। किसमें? मर्यादा में, है ना? क्योंकि आप उनकी इज्जत करते हैं। आपका छोटा भाई, भतीजा, भांजा, बहन है,
आप इनसे बोल सकते हैं कि जाओ जरा पानी लेके आना मेरे लिए। हाँ हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं, आपको भी। बहुत अच्छी बात है। क्लियर। तो ये चीज समझ में आई कि अधिकार क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक लेवल पर। ठीक है, एक स्तर पर वो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। क्लियर है बात, आ गई समझ में। अब देखिए, अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि मूल अधिकार का इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास समझना इसका जरूरी है। तो इतिहास जब हम इसका जानेंगे तो सबसे पहले आएंगे तो एक राजा थे जिनका नाम था लुई, है ना। अब लुई 16वां, ठीक है, कौन थे, लुई 16वां। क्लियर, ये राजा थे। ठीक है, क्लियर। तो ये जो राजा थे, ये मतलब इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। ठीक है। हाँ जी, राधे राधे सब लोग को, राधे राधे भाई। हर 2 मिनट पे राधे राधे करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब। इसीलिए एकदम 9 बजे आके पूरा राधे राधे, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय सब कर लिया करो। ठीक है, चलो। क्लियर। तो लुई 16वां था एक राजा। क्लियर है। इसने अपने नागरिकों को सबसे पहले क्या किए, कुछ अधिकार दिए। तो अधिकार की बातें फिर वहां से सामने आना शुरू होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसको हम कहाँ आते हैं, इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ आते हैं, इंग्लैंड में आते हैं। तो इंग्लैंड में फिर अधिकारों को क्या किया गया, राजपत्रित किया गया। राजपत्रित का मतलब क्या होता है कि इनको डॉक्यूमेंटेड किया गया, मतलब ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर लोगों को दिया गया। ठीक है, कैसे, तो घोषणा की गई। ठीक है, आधिकारिक, कैसे लिख, आधिकारिक, हाँ ठीक है, चलो बन गया। आधिकारिक रूप से इंग्लैंड में दिया गया, किस रूप में, मैग्ना कार्टा। क्या हो गया इसका नाम, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को क्या बोलते हैं पता है, घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र। ठीक है। तो मैग्ना कार्टा के रूप में सबसे पहले नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से अधिकार थे, तो जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा, है ना। हालांकि उस पर भी प्रतिबंध थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शुरुआत हुई कहां से, इंग्लैंड से स्टार्टिंग हो जाती है। आ गई बात समझ में, किस रूप में, मैग्ना कार्टा के रूप में। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, घोषणा पत्र बोल देते हैं। ठीक। फिर धीरे धीरे इसको अपनाया जाने लगता है। ठीक है। फिर आप सबको पता है कि संविधान है किसका, अमेरिका का। किसका संविधान है, एक अमेरिका का संविधान है। ठीक है, किसका, अमेरिका का संविधान। ठीक है। अब अमेरिका अपने नागरिकों को विस्तृत तौर पर, यानी कि ब्रॉड लेवल पर क्या करती है, मूल अधिकार लिख कर देती है। क्या करती है, मूल अधिकार लिख कर देती है। ठीक है, अमेरिका क्या करता है, अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात समझ। यहां पर पहली बार ये पूरी तरह से लिख कर दिया गया कि देखो, हम संविधान में इतने इतने इन इन अधिकारों को अपने नागरिकों के लिए शामिल कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ अधिकार ऐसे होते हैं दोस्त, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसको, नागरिकों को। क्लियर। और कुछ ऐसे होते हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गई बात, नागरिक प्लस विदेशी नागरिक जो होंगे, इन दोनों को प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो सबसे पहले किसने किया, अमेरिका ने किया। क्लियर है ना। तो अमेरिका का संविधान जब लागू हुआ तो उसमें मूल अधिकार की अवधारणा को लिखित रूप में शामिल किया गया। कैसे शामिल किया गया, तो सभी लोग बताएंगे गुरुजी, लिखित रूप में। कैसे, लिखित रूप में। ठीक है, रिटेन। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका का संविधान लिखित है,
तो लिखित रूप से ही दिया जाएगा। ठीक, क्लियर। तो लिखित रूप से हमने क्या किया, मूल अधिकारों को दे दिया। फिर आपको पता है कि भारत की संविधान सभा बनी, संविधान सभा में फिर बहुत सारे देशों का क्या किया गया, संविधान पढ़ा गया और उसमें से फिर डिसाइड किया गया कि हम कहाँ के संविधान से क्या लेंगे। तो भारतीय संविधान में जो समाहित किया गया इसको, किसको इसको किसको, फंडामेंटल राइट को। ठीक है, क्लियर। तो भारतीय संविधान में कहां से लाया गया, तो अमेरिका से। ठीक है, कहां से, भारतीय संविधान में हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, किसको, फंडामेंटल राइट को। क्लियर। तो ये आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि मूल अधिकार की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप क्या बताएंगे, गुरुजी यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने इसको उठाया है, हमने इसको लिया है। तो क्या हमने सेम टू सेम ले लिया है, जैसा अमेरिका में था वैसा, तो देखो ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं से कुछ भी उठा लें। क्लियर। अब अमेरिका एक उस टाइम पर कब आजाद हुआ था, बहुत पहले 17वीं सदी में ये क्या हुआ था, आजाद हो गया था, 16वीं 17वीं सदी में। ठीक है, लेकिन भारत आजाद हुआ 1947 में। तो भारत का जो गणतंत्र है अभी बच्चा है, छोटा है। ठीक है, और अमेरिका का जो लोकतंत्र गणतंत्र है वो बड़ा हो चुका है ना। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ परिवर्तन किए, यूएसए के जो फंडामेंटल राइट्स थे इसमें कुछ परिवर्तन किए और उन परिवर्तनों के साथ हमने क्या किया, लागू कर दिया अपने यहाँ। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो कहां पर लागू किया, तो जब इसकी बात आएगी तो गुरुजी ये मूल अधिकार कहाँ है भारतीय संविधान में, तो जब ये आपसे पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में। क्लियर, कहां पर, भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, फिर अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आप लोग बताओगे 12 से 35 के बीच में। ठीक है, कहां से, 12 से 35 के बीच में इसको हमने रखा है। क्लियर, आई बात समझ में। अब थोड़ी सी चीज और जाननी है, वो क्या है सर, तो वो ये है कि यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कि ये क्या है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या है ये, मैग्ना कार्टा हो जाता है। ठीक, तो जब हमने इसको मैग्ना कार्टा बोला था, क्या बोला था, मैग्ना कार्टा बोला था, इसीलिए ये पहले सबसे किस रूप में आया, मैग्ना कार्टा के रूप में आया। तो इसीलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाएगा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्लियर, किसको बोला जाएगा, तो जो मौलिक अधिकार है ना, जो मौलिक अधिकार हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्लियर हो गई बात, नाम कहां से आया, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा ना कि मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, लेकिन कैसे, तो ये भी तो जानना जरूरी है कि कैसे। तो अब समझ में आया कि क्यों और कैसे इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज, समझ में आई। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, थोड़ा सा और जानेंगे इसके, अब तथ्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तथ्यों के बारे में जब हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार रखे गए। ठीक है, प्रारंभ में, और यहां पर एक कॉलम बनाएंगे वर्तमान में। ठीक है, क्या है, वर्तमान में। ठीक दोस्त, तो देखो जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था, तो सभी लोग एक साथ बताएंगे 26
जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। क्लियर? हाँ जी, 7 थे पहले, अब 6 हैं। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चल। तो प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में जब फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी तो दोस्त ये 7 थे। ठीक है, कितने थे? 7 थे। अब आपसे अगर पूछा जाए गुरुजी सातों बता दो, तो सातों जब आएंगे तो देखिए, पहला क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, क्या है? समानता का अधिकार। अब मैं बार बार का अधिकार नहीं लिखूंगा, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। दूसरा कौन सा था? स्व स्वतंत्रता का। क्लियर? किसका था? स्वतंत्रता का। तीसरा कौन सा? सुग्गा वाला कलर आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, स्वतंत्रता का। तीसरा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, अभी आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे, सिर्फ रटने के लिए मत पढ़ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो संविधान निर्माता थे वो कितने बुद्धिजीवी थे, आपको क्या क्या देके गए हैं। नहीं तो आजकल के नेता ना बेच के खा लेते, आपको भी देश को भी। ठीक है, तो इसके बाद चौथा क्या था? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। क्लियर? फिर पांचवा कौन सा था? पांचवा था संस्कृति और शिक्षा। ठीक है, क्या है? संस्कृति और शिक्षा। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये कौन सा था? पांचवा था, और इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, यही क्रम है। क्लियर? छठा कौन सा? संपत्ति का। क्लियर? कौन सा? संपत्ति का। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। और सातवां कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का। क्लियर? कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का। क्लियर? तो ये 7 अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, वो भी जानो। वो क्या है? कि आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो जब समानता का जो अधिकार था, ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। क्लियर है? कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। फिर स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का जो है आपका, वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये 23 और 24 में है। फिर धर्म की स्वतंत्रता, ये 25 से कहां का तक है? आपका 28 तक है। फिर संस्कृति और शिक्षा का कहां तक है? तो 29 और 30 में है। फिर यहां पर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। लेकिन गुरुजी, आपने तो बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार तो 12 से 35 तक हैं। आपने तो सिर्फ कहां बताया? 14 से 32 तक बताया। तो अभी आप जब देखेंगे, जब डीप में पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 12 और 13 भी पढ़ेंगे। इसमें राज्य की परिभाषा है, न्यायिक पुनराविलोकन है, तो ये सब चीजों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये 7 अधिकार दिए गए थे। ठीक है, 7 अधिकार दिए गए। कब दिए गए? जब संविधान लागू हुआ तब। ठीक है, वर्तमान में कौन कौन से हैं, अब ये भी जानना जरूरी है ना। तो वर्तमान में जब आप आएंगे, तो वर्तमान की बात जब करेंगे, तो वर्तमान में देखिए, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है। ठीक है, 6 और 7। अब यहां पर एक को हटाया गया, वो कौन सा था? तो वो था आपका छठा। ठीक है, कौन सा हटाया गया? छठा जो था, ये क्या था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान
संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सीएए का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये चीज होती है। क्लियर? तो जो 44वां संविधान संशोधन था, इसको यहां पर हटा दिया गया, ठीक है। अब एक सवाल आता है निकलकर, आखिर क्यों? ठीक है, क्यों हटाया गया? ये भी तो एक जरूरी बात है कि हटाया क्यों गया। तो अब इसको जब आप समझेंगे कि क्यों हटाया गया, तो एक चीज निकल कर आएगी यहां से, वो ये बात निकल कर आएगी कि देखिए देखिए ये क्या थे? मौलिक अधिकार थे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये वाद योग्य होते हैं, यानी कि अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि अगर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण, है ना, क्या था कि जब संपत्तियों का अधिग्रहण गवर्नमेंट करती थी, किसका? संपत्ति का। क्लियर? तो संपत्ति का अधिग्रहण जब गवर्नमेंट करती थी किसी कार्य के लिए, तो लोग कोर्ट चले जाते थे। कहां? सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। एक केस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ठीक है, क्या है? केरल राज्य। इस केस में 13 जजों की बेंच बनी थी। कितनी? 13। क्लियर? कितनी? 13 जजों की। और जो फैसला आया था वो 7-6 का आया था। मतलब 7 लोग पक्ष में थे, 6 लोग विपक्ष में थे। तो और ये एक रिकॉर्ड है भारतीय इतिहास में कि अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है जो बनी थी, ठीक है। क्या है ये? सबसे बड़ी बेंच है जो बनी थी। और इसी में जो मूलभूत ढांचा का प्रावधान है, ठीक है, क्या है? मूलभूत ढांचा का जो प्रावधान है वो निकलकर सामने आया था। क्लियर है बात? तो आएंगे यहां पर। अब क्यों? तो देखिए, केशवानंद भारती जी के पास ये एक मठ के पुजारी थे। क्या थे? एक मठ के पुजारी थे, और उस मठ के पास बहुत सारी जमीन थी। क्लियर? तो अब बहुत सारी जो जमीन थी उसको लेके क्या हुआ? उस जमीन को लेके ये हुआ दोस्त कि जमीन इनकी ले ली गवर्नमेंट ने। क्लियर? और जब इनकी जमीन को गवर्नमेंट ने ले लिया तो ये बोले कि ये संपत्ति का अधिकार है हमको, और ये चले गए कहां? कोर्ट। तो जब ये कोर्ट में गए तब बहुत डिबेट हुई, और उस डिबेट के परिणाम स्वरूप फिर बाद में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिर ये बोलती है कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे ही जाते रहेंगे। और अगर ऐसे ही संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट बना रहा तो संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं हो पाएगा, और ये क्या बनेगा? देश के विकास में बाधा बनेगी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई रोड जा रही है, बीच में किसी का 4 फुट का खेत आ गया, जमीन आ गई, ठीक है। अब वो व्यक्ति से गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई आप क्या लो, मुआवजा लो, जगह हमको दो, हमें रोड बनानी है, हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है, एयरपोर्ट बनाना है, फैक्ट्री खोलनी है। वो यही बोलेगी गवर्नमेंट ना। अब व्यक्ति क्या करेगा? वो बोलेगा ना ना ना, संपत्ति का अधिकार है भाई, संपत्ति का अधिकार है, हम ऐसे नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो, है ना। तो क्या होगा? क्लास अभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अरे वाह, हाँ ये तो मैं बोलना भूल जाता हूँ, एक बार शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। एक बार शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। इतना मैं मतलब बढ़िया से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, कम से कम मेरी मेहनत ही वसूल हो जाए, ठीक है। एक बार सब लोग शेयर कर देना। चलो बढ़िया। तो जैसे आप लोगों को पता चला, जैसे उस व्यक्ति को पता चला कि हाँ भाई साहब रोड तो जा रही है, लेकिन रोड जो जा रही है ये हमारा संपत्ति का अधिकार है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये लगेगा, और गवर्नमेंट जबरदस्ती भी नहीं ले सकती है,
गवर्नमेंट फोर्सफुली अगर लेगी तो फोर्सफुली लेने पे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। दिक्कत क्या होगी, वो तुरंत कूद के कहां चला जाएगा, वो व्यक्ति तुरंत कूद कर कहां जाएगा, वो व्यक्ति पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में हस्तक्षेप कर देगा। तो इसलिए ये चीज की गई। इसको हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको हटा के क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बनाया। क्या बनाया, कानूनी अधिकार। क्लियर। कहां पे रखा इसको ले जाके, इसको ले जाके रखा अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, कहां रखा, 300 का। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक है, तो इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो जब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अब अधिग्रहण कर सकती है इसका, संपत्ति का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रॉब्लम आई थी, वो कहां पर आई थी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बढ़िया। अब थोड़ा और थोड़ा सा और क्या है, एक बार मैं देखता हूं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो मूल अधिकार की विशेषताएं, अनुच्छेद 12। चलो हाँ बढ़िया, तो यहीं से करते हैं। ठीक है, तो अब आएंगे इस पे। तो मूल अधिकार क्या था, देखो ऐसे अधिकार होते हैं मूल अधिकार जो किसको प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहां पर ये किसको मिलेंगे, जो गैर नागरिक होंगे, यानी कि जो विदेशी होंगे उनको भी मिलेंगे। ठीक है, तो किसको, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बताया, तो जो सबसे पहला लिखित विचार था, ठीक है, लिखित विचार जो था वो सबसे पहले कहां पर आया, अमेरिका के संविधान में। कहां पर, अमेरिका के संविधान में। नाम क्या था इसका, नाम था इसका मित्र बिल ऑफ राइट्स। क्या नाम था, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये इसका नाम था। ठीक है, जैसे हमने क्या रखा है, मौलिक अधिकार, तो वैसे इनका क्या नाम था, बिल ऑफ राइट्स। ये कब आया था, 1791 में। सोचिए, अमेरिका उस समय फंडामेंटल राइट लेके आया था और हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो अमेरिका का लोकतंत्र है वो वयस्क हो चुका है और भारत का लोकतंत्र अभी बच्चा है। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रांस की डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स। क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये कब लाए, फिर 1789 में लाए थे। ठीक है, तो ये दो जो थे, कौन कौन से, यूएसए और फ्रांस। ठीक है, यूएसए और फ्रांस, ये दोनों सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद भारत में कहां से आया, तो देखो भारत में अगर ऐतिहासिक इसकी यात्रा की बात आप करेंगे तो भारत में ये कहां पर आता है, जब आप देखेंगे किस चीज को, जब आप देखेंगे किसे, आपके जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। ठीक है, क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्लियर, तो इस सुधार में क्या हुआ था, इस सुधार में दोस्त बात की गई थी किसकी, इसमें बात की गई थी आपके सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्लियर, किसके बारे में बात की गई थी मित्र, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से आया था, इसको आप हिस्ट्री में बहुत बढ़िया पढ़ोगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, अभी परेशान मत होना। ठीक, तो ये हुआ था, मॉन्टेग्यू एक व्यक्ति थे, चेम्सफोर्ड दूसरे व्यक्ति थे। क्लियर, इन लोगों ने एक कानून लाया था, उसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद 1931 का समय आता है। किसका समय आता है, 1931 का। इस समय क्या किया जाता है, कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, किसका, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है। कब होता है, 1931 में होता है। यहां पर ये जो अपना
कराची प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? कराची प्रस्ताव लाते हैं। उसमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। फिर समय आता है 1934 का। ठीक है, किसका समय आता है दोस्त? 1934 का समय आता है, 1934। आपको याद होगा ये वही समय है जब संविधान सभा की मांग उठी थी। ठीक है, किसकी? संविधान सभा की मांग उठी थी। याद है? संविधान सभा की मांग की गई थी। क्लियर? हाँ, पढ़ लिया है अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, दो भारतीय लीडर, कौन कौन भारतीय लीडर, कौन कौन दोस्त? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दो व्यक्ति क्या करते हैं, इसको स्वतंत्र भारत में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं और ये बताते हैं कि हमारा जो संविधान होगा उसमें मौलिक अधिकारों को हम शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सत्ता थी, है ना, हर क्यों का जवाब आपको आना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो, और हर हर बात पे अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन दिमाग में आते रहना चाहिए। ठीक है, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या किए थे? ब्रिटिशों ने क्या बोला था, जब भी कोई भारतीय कुछ करने जाता था आवाज दबाते थे सबसे पहले उसकी, है ना। प्रेस पर कितने सारे इन्होंने वो लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। लोगों को बोलने नहीं देते थे, प्रदर्शन नहीं करने देते थे, धरना नहीं करने देते थे। अब आपको पता होगा कि हड़ताल जो है, क्या हड़ताल, ठीक है, हड़ताल मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, है ना। तो ये सारी चीजें थी। बोलना मौलिक अधिकार है। आपको ये भी नहीं पता होगा, सोना, ठीक है, गोल्ड नहीं, स्लीप वाला सोना, शांति पूर्वक सोना भी आपका मूल अधिकार है ना। पता है कि नहीं? शांति पूर्वक सोना भी आपका मूल अधिकार है। अगर अब शांति पूर्वक सोना का मतलब ये नहीं है कि पापा जगा दिए तो कोर्ट चले गए, समझे? ये नहीं करना है। शांति पूर्वक सोने का मतलब है कि मान लीजिए आप कहीं शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, यहाँ कोने पे आपका घर है, अब यहाँ एक रोड बन रही है, तो अब आप रात में सो रहे हो और यहाँ पर धड़ 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 एकदम मस्त जनरेटर और वो सब लगा के बैठे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, तो ये क्या है, आप सो नहीं पा रहे हो, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपके मौलिक अधिकार का ये हनन है। स्वच्छ पानी, ठीक है, क्या है? स्वच्छ पानी, ये भी आपका मूल अधिकार है। ठीक है, ये सब मूल अधिकार हैं। तो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे आगे इसमें तो आपको ये सारी चीजें दोस्त समझ में आएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ कुछ? ठीक, क्लियर है ना? चलो बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। अब आगे ये मैंने आपको बताया कि 7 मौलिक अधिकार थे दोस्त, है ना। अनुच्छेद के, जैसे रात में डीजे बज रहा हो 10 बजे के बाद तब भी, हाँ बिल्कुल तब भी। इसीलिए देखिए, इसीलिए कानून लाया गया, गवर्नमेंट ने रूल लाया कि 10 बजे के बाद, है ना, रात में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते हो, चाहे बारात हो, शादी हो, मुंडन, बर्थडे, कुछ भी हो, नहीं बजा सकते हो। और इसीलिए आप शहरों में देखेंगे जो शादियां होती हैं, डीजे वाला 9:45 पे ही अपना पैक करके भाग लेता है। क्लियर? गांव की बात अलग है, गांव में उतना कोई रोकने नहीं आता है। और गांव के लोग देखो दिलवाले होते हैं, उनको वो जाग लेंगे एक रात तुम्हारी खुशी में। लेकिन शहर वाले बहुत कमीने आदमी होते हैं, उनको मतलब देखा नहीं जाएगा उनसे बगल में कुछ हो रहा है तो। उनको है कि सुबह हमको ऑफिस जाना है, सो नहीं पा रहा हूँ। गांव का आदमी है, पूरी रात तुम्हारे साथ नाचेगा, सुबह ऑफिस भी चला जाएगा। ठीक है, तो गांव में ये सारी चीजें चलती हैं। गांव में अभी भी पूरा गांव एक परिवार होता है, हालांकि सब गांव में नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं दुशासन, कंस, विभीषण टाइप के लोग भी पैदा हो जाते हैं, है ना। तो
जहां पर ये लोग पैदा हो जाते हैं वहां पर वो शांति नहीं रह जाती है। ठीक। बाकी रूल है, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते हो आप देखेंगे जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो रात में अपना रोलर, ट्रैक्टर, जनरेटर और एक उनकी मशीन आती है वो रोड तोड़ने वाली, एकदम धड़ 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 बहुत तगड़ा आवाज करता है। तो वो भी जो है हाँ, शुक्ला आयु शुक्ला समझ गए हैं वो बात। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है कि उनका प्रयोग वो लोग फिर रात में नहीं करते हैं। ठीक है। मेट्रो वगैरह का काम होता है, रात में नहीं करते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि सोना व्यक्ति का मूल अधिकार है। ठीक है। ऐसे ही खुली हवा में सांस लेना, स्वच्छ सांस लेना मूल अधिकार है। आप लोगों को न्यूज में दिखता होगा कि दिल्ली में हवा गंदी हो गई है ना? क्या है? दिल्ली में एटमॉस्फेयर गंदा हो गया है, हवा का लेवल बहुत ऊपर चला गया है ना? तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत बुलाते हैं किसको? एनजीटी वालों को, दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत बोलेंगे कि ऐसा क्यों है भाई, दिल्ली की हवा इतनी पॉल्यूटेड क्यों है। क्लियर? तो ये क्यों? क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है। स्वच्छ हवा में सांस लेना आपका मौलिक अधिकार है। अगर गंदी हवा आपके नाक में जा रही है तो आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये सारी चीज दोस्त होती है फंडामेंटल राइट। तो अब आपको सोचो कि जो संविधान बनाने वाले थे, है ना, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कितना कुछ सोच के आपका संविधान जो है वो बनाया। ठीक है। आई बात समझ? चलिए, बढ़िया। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये मैंने आपको बता दिया है कि मूल रूप से, और ये बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था? और पहला ऑप्शन रहेगा 6, दूसरा रहेगा 7। अब पहला वाला 6 मार के आते हैं, 7 को लोग देखते भी नहीं है। तो पूरा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ो। ठीक है। पूरा सवाल पढ़ो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार पढ़ो। हिंदी का नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाला जाके पढ़ लो। कभी कभी होता है कि हिंदी वाला समझ में नहीं आता, इंग्लिश वाला समझ में आ जाता है। तो ऐसा करो, चारों ऑप्शन पढ़ो। ठीक है। कभी भी ये मत करो कि ए है, ए सही है, लगा के भाग लिए। हो सकता है बी वाला ज्यादा सही हो उससे, सी वाला और ज्यादा सही हो उससे। तो इसलिए क्या करो? पूरा पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, तब जाके क्वेश्चन पे टिक मारो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आई बात समझ में ना? तो ये चीज होता है बेटा। तो हमेशा मत, कभी भी जल्दबाजी में मत रहो। जल्दबाजी में रहने से कुछ नहीं हासिल होगा। 4 सवाल जल्दी जल्दी कर लोगे, चारों गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 3 सवाल आराम आराम से करो, तीनों सही हो जाए, समझ लो सिलेक्शन हो गया। ठीक है। ये चीज होती है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 क्यों? क्योंकि 1976 में क्या हुआ था? 1976 में केशवानंद भारती जी थे, है ना? और केशवानंद भारती ने ये केस किया था। तो 1976 में जब केस खत्म हुआ, निर्णय आ गया, तो 1978 में गवर्नमेंट ने क्या किया? संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। क्लियर है? आगे आओ। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है। क्लियर? देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, ये होना भी चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक। चलो, बढ़िया। अब देखो विशेषताएं। तो आज पढ़ा दें विशेषताएं कि कल पढ़ाएं? हैं? चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा भाई विशेषता समझाने में, क्योंकि मैं उसमें से नहीं हूं कि रटवा दूं। क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आज जो लोग पढ़ रहे हो यूपीएसआई, कांस्टेबल, पीटी के लिए, तो अगर जिंदगी में यहीं तक सीमित हो तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आगे चल के आपको यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इनको सबको टैकल करना है, इन सब एग्जाम्स में जाना है, देखिए निकलना ना निकलना अलग चीज होती है, लेकिन
जीवन का क्या एक एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। तो जब आप पीसीएस में और इसमें सब में, हालांकि अब तो वनडे वाला भी ऐसे ही हो गया भाई, कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आता है। कभी नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद 19 में क्या है, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा अनुच्छेद 15 में क्या है, वो हमेशा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, कल 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 का कमेंट आ गया है, तो अब विशेषताओं को हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो कल क्या क्या करेंगे? कल हम लोग करेंगे विशेषता, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, अगर हो पाया तो। क्योंकि मैं शुरू करता हूं, सोचे रहता हूं आज लंबा निपटा दूंगा, अब आज देखिए इसमें बहुत सारी चीज थी। अनुच्छेद 12 था, 13 था, फिर समानता का अधिकार था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इतना समझाते समझाते पूरा टाइम बीत गया। तो अब कल देखो कल क्या होता है। तो कल के टॉपिक आप लोग नोट कीजिएगा और पढ़ के आना। ठीक है, जब मुझसे आगे आगे, हाँ कल का टाइम चाहिए, बिल्कुल। तो आगे आगे जब आप लोगों एक बार पढ़ के आओगे फिर मैं बताऊंगा, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, समानता का अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समानता का अधिकार। ठीक है, और हाँ यहाँ पर ये भी है, आपका है आर्टिकल 12 और 13। आज एनटीपीसी का एग्जाम था ना, आर्टिकल 13 पूछा गया था सीधे सीधे। एनटीपीसी के एग्जाम में क्या पूछा? आर्टिकल 13 उठा के पूछ लिया था क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें होती है। तो कल के लिए इतना टॉपिक बहुत है, इतना रखते हैं। विशेषताएं, अनुच्छेद 12 और 13, समानता का अधिकार। क्लियर है दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार जो भी लोग अब यहाँ तक जुड़े थे, वो जो भी इसमें नए हैं, वो एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत जो है ये आपके लिए है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। क्लियर? चलिए बढ़िया, शानदार। ठीक है, फिर मिलते हैं अब आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।